हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, एंड जो लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है पहला क्वेश्चन क्या है। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है। तो म्यूकस, पेप्सिनोजन, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इंट्रिंसिक फैक्टर। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या करती है। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या है। तो पेट की आंतरिक ठीक है अंदरूनी परत होता है ना, अंदर की परत में मौजूद ट्यूब जैसी संरचना होती है। ये पाचन तंत्र की मूल स्रावी इकाई है। इन ग्रंथि में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं जो पाचन प्रक्रिया में अहम भूमिका को निभाता है। तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को क्या स्रावित करती है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या ऑप्शन हो जाएगा बी, पेप्सिनोजन हो जाएगा। देखिए पेप्सिनोजन क्या है। तो एक प्रो एंजाइम है जो आमाशय की परत में बनता है। यह पेप्सिन नाम के ठीक है प्रोटीयोलिटिक एंजाइम का अग्रदूत होता है। पेप्सिनोजन क्या करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेप्सिन में बदल जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है। यहाँ पे म्यूकस को देखिए। ठीक है, म्यूकस यानी कि जिसे बलगम भी कहा जाता है, तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह शरीर की सुरक्षा करता है और संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ध्यान रखेंगे, समझ में आया होगा। म्यूकस जो है पानी, लवण और सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि मुंह, ठीक है, साइनस, आंखें, पेट, ठीक है, आंतें, फेफड़ों और निचले श्वसन पथ में पाया जाता है। ठीक है, इसे कफ, ठीक है, कफ या थूक भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आप लोगों को पता ही है, एक जहरीला, ठीक है, कास्टिक और संक्षारक, ठीक है, क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। तो आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए, तो एक प्रकार का ये देखिए क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है। तो शेयर का अंतर्निहित या इसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। चलिए तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर बताएंगे, सॉरी माफी चाहता हूँ, सेकंड नंबर बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे लगा। ठीक है, वाल्वुली, ठीक है, कन्वेंस विशेषताएं किसमें देखी, ठीक है, देखा जाता है। तो इसको ऑफलाइन क्लास को देखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप लोग सुबह के 9 बजे जरूर जुड़ जाया करें इस क्लास में के लिए। तो आपके लिए काफी, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। तो विशेषताएं क्या देखा जाता है। तो वाल्वुली क्या होता है। ठीक है, वाल्वुलर हृदय रोग होता है एक प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे वाल्वुली पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बीच की छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत क्या है, तो पेट की बड़ी आंत, पेटी के पेट और बड़ी आंत में होती है। यह पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। यह 3 भागों में होता है। छोटी आंत किस भाग में होता है, 3 भागों में होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम में होता है। ठीक है, और देखिए छोटी आंत कितनी, तो 4 से 6 मीटर लंबी होती है। कितनी होगी, तो 4 से 6 मीटर लंबी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिओडेनम का बात किया गया ना। डिओडेनम क्या है, तो छोटी आंत का पहला भाग होता है डिओडेनम, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखेंगे, इलियम, इलियम क्या है, तो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह जेजुनम और सीकम के बीच स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इलियम में कई तरह की, ठीक है, काम होते हैं, जैसे कि भोजन पचाना, विटामिन B12, ठीक है, पित्त लौड़ों का अवशोषण करना, ठीक है, माइक्रोबियल आबादी को आश्रय देना। ठीक है, इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा होता है। बड़ी आंत पता है, बड़ी आंत क्या होता है, तो पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है। यह छोटी आंत के अपचनीय पदार्थ लेती है। जो अपचनीय पदार्थ छोटी आंत से होते हैं ना, उसको लेता है। ठीक है, ये चीजें को ध्यान रखना। आगे बढ़िए, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर को एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिए। हड्डी पुनर्गठन हार्मोन कौन सा है। हड्डी पुनर्गठन हार्मोन सभी लोगों को बताना है, विटामिन डी है। विटामिन डी क्या है, एंड इसका रासायनिक नाम सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, कैल्सिटोनिन है, पैराथार्मोन है, या थायरोक्सिन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बताइए। हड्डी पुनर्गठन, ठीक है, के लिए क्या होता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो थर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे,
क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करिए, ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, कैल्सीटोनिन हो जाएगा। देखिए क्या होता है, तो कैल्सीटोनिन जो होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि हड्डी पुनर्गठन हार्मोन इसे कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन डी से ये प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी से प्राप्त होता है। यह आंतों को पर्याप्त कैल्शियम अवशोषित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। चलिए तो ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है, तो विटामिन डी कैसे मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और एक और चीज से मिलता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। कोई मछली है, उसका नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। मछली का नाम आप लोगों को बताना है जी कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन। एंड पैराथार्मोन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड सॉरी, कैल्सीटोन क्या होता है, तो क्या करेगा, तो कैल्शियम स्तर को भी नियंत्रित करता है, रक्त को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए विटामिन डी क्या है, एक पोषक तत्व है जिसे हम खाते हैं और हार्मोन जो हमारे शरीर में बनाते हैं। तो ये विटामिन डी सभी लोगों को पता है, इसका रासायनिक नाम सभी लोग जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। पैराथार्मोन क्या होता है, तो पीटीएच हार्मोन इसे कहा जाता है, जो कि रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी के स्तर को नियंत्रित करता है। एंड थायरोक्सिन क्या है, तो एक प्राणी हार्मोन है जिसका स्राव आबेटू ग्रंथि के से होता है, आबेटू ग्रंथि से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सभी लोग, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन शरीर में परजीवी के रूप में कार्य करता है, तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि परजीवी के रूप से कार्य करता है, श्वान कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं, कैंसर की कोशिकाएं, या लाल रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, सब लोग जल्दी से बताएंगे। फोर्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंसर की कोशिकाएं हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर। देखिए कैंसर की कोशिकाएं जो है परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। कैंसर कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजित होती हैं और शरीर के संकेतों को अनदेखा करती हैं। ये कोशिकाएं ठोस ट्यूमर बनाती हैं या असामान्य कोशिकाओं से रक्त या लसिका को भर देती है। कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं के जीवन चक्र से बाहर निकल जाती है। कैंसर कोशिकाएं स्वयं की मरम्मत नहीं करती हैं या मरती रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैंसर कोशिकाएं के बारे में देख लिए। श्वान कोशिकाएं क्या होती है, तो तंत्रिका तंत्र की ग्लियल, ठीक है, ग्लियल कोशिकाओं का एक प्रकार है। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स को घेरती हैं और इन्हें जीवित रखने का कार्य करती हैं। कुप्फर कोशिकाएं पता ही आप लोगों का, यकृत में मौजूद भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करेंगी, तो रक्त में मृत रक्त कोशिकाओं को और जीवाणुओं को हटाने का कार्य करेगी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रक्त के घटकों में से एक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन तक जीवित रहता है आरबीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक केंद्रक श्वेत कोशिकाएं, ठीक है, जिसे मोनोसाइट्स कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ठीक है, फोगोसाइटिक कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ऑक्सीजन की वाहक है, या गुर्दे से निर्मित। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। फिफ्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवें नंबर का, पांचवें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फोगोसाइटिक कोशिकाएं, ठीक है। फोगोसाइटिक कोशिकाएं, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, तो ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार होता है। ये रक्त में सबसे बड़ा आकार का, ठीक है, ल्यूसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो रक्त में सबसे बड़े आकार के ल्यूसाइट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। मोनोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, फाइगोसाइटिक कोशिकाएं, यानी कि ये क्या होते हैं, जो, ठीक है, जो कोशिकाएं किसी बड़े कण को निगल लेती हैं उन्हें फैगोसाइटिक कोशिकाएं, क्या, तो फैगोसाइटिक कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। आरबीसी आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ऑक्सीजन वाहक, ठीक है, ऑक्सीजन वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक जो कि हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता है यहाँ पे, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में सभी लोगों को पता ही है। चलिए तो गुर्दे से निर्मित, यानी कि गुर्दे के बारे में भी सारी चीजें आपको क्लियर है, मैंने पहले भी बता चुका है। चलिए आगे बढ़िए। आरबीसी का जीवन काल, सॉरी, देखिए यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया भी था। आरबीसी का जीवन काल करीब कितने दिन तक होता है, तो ये होता है दोस्तों 120 दिन तक, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि 120 दिनों तक होता है। हालांकि यह 70 से 140 दिनों के बीच भी हो सकता है। कितना, 70 से
40 दिन तक भी हो सकता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे रक्त का कार्य। रक्त का कार्य इसमें से बताना है आप लोगों को, क्या करता है रक्त, ठीक है। निष्कासन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक ले जाना, ठीक है। शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों, ठीक है, पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण के स्थानों के लिए प्रतिरक्षियों को ले जाना, या अन्य विकल्पों में सभी। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। रक्त के कई कार्य होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई थिंक ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा। यानी कि निष्कासन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाना, शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों, ठीक है, को ले जाना, संक्रमण के स्थानों के लिए प्रतिरक्षियों को ले जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी हो जाएंगे रक्त के कार्य, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, रक्त जो है ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन उस शरीर से सभी ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर, रक्त जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त क्या करेगा, तो फेफड़ों से लड़ने में मदद करेगा, सॉरी संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा, रक्तस्राव को नियंत्रित करता है। आगे बढ़िए, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन में प्रयुक्त विधि कौन सा है। तो यहाँ पे बताएंगे कोल्ड चेन, वैक्सीन कैरियर, डीप फ्रीज, या ठीक है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। एक बार क्लास को आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्लास को आप लोग जल्दी से शेयर करिए फटाफट से बिना देरी के हुए, और 8वें का आंसर करिए क्या हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग भी लास्ट में देखते हैं ना क्लास को, तो आप लोग, ठीक है, वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या बताएंगे, तो वैक्सीन कैरियर हो जाएगा। यानी कि टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहेंगे, वैक्सीन कैरियर। टीकों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है वाला, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है, क्या होता है, इंसुलेटेड कंटेनर होता है, इसे कोल्ड बॉक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोल्ड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। कोल्ड चेन क्या है, तो खराब होने वाले सामानों को ठंडे तापमान में रखने की व्यवस्था है कोल्ड चेन, ध्यान रखिएगा। यह एक आपूर्ति श्रृंखला है, इसमें उत्पादन, भंडारण, वितरण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। डीप फ्रीज, ठीक है, इसमें देखिए डीप फ्रीज पता ही है, फ्रीजर में रहेगा, ठीक है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्या होता है, प्रयोगशाला आधारित उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न स्थानों से संगठनों की कोल्ड चेन आवश्यकताओं में इसका प्रयोग किया जाता है। 9th नंबर बताएंगे, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भारत सरकार ने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1983 में भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 1983 में घोषित की थी। यह स्वास्थ्य नीति परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, तैयार किया गया था, ठीक है। और इसका मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो संतुष्टि के साल 2000 तक देश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे भोर समिति इसमें से किस नाम से जाना जाता है। तो भोर समिति को बताइए, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति, हॉस्पिटल रिव्यू समिति, मुदालिया समिति। तो ये तो आपके होंगे नहीं ना दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने कब किया था, तो 1943 में दोस्तों, कब, 1943 में, ठीक है। 1943 में किया गया था, सर जोसेफ भोरे ने, ठीक है, समिति के अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। इसमें देखिए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने एवं व्यापक सिफारिश की गई थी इसमें, ठीक है, भोरे समिति में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एंड स्वास्थ्य सर्वेक्षण विकास समिति हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। योजना समिति क्या है, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक समिति थी, ठीक है। योजना समिति अलग हो गया आप लोगों का, ठीक है। मुदालिया समिति क्या है, तो भारत सरकार ने कब शुरू किया गया था इसे, तो 1952 में, ठीक है। 1952 में माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए गठित किया गया था। 1952 से 53 इसे माना जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताएंगे, आईसीडीएस योजना की परिधीय कार्यकर्ता, ठीक है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या है, समेकित बाल विकास योजना, ठीक है, समेकित बाल विकास योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बताएंगे, प्रशिक्षित दाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य मार्गदर्शन या महिला स्वास्थ्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, आंगनबाड़ी स्वास्थ्यकर्ता हो जाएगा ना 11th का। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो आंगनबाड़ी आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो यह 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए स्टार्ट किया गया था। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों में स्वास्थ्य और पोषण को सुधार करना। ठीक है, इनके द्वारा पोषण भोजन, ठीक है, पोषण भोजन, ठीक है, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं इसका उद्देश्य था आईसीडीएस कार्यक्रम का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला प्रश्न बताइए। तो एक बार देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, तो भारत में ग्रामीण और बच्चों को देखभाल, देखिए क्या है, आंगनबाड़ी जो है हर जगह रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी है, जैसे आपके यहाँ भी होगा। तो जैसे कि मान लीजिए ना, ये क्या करेगा, बच्चों की देखभाल करने के लिए रहेगा, बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल, ठीक है, विकास सेवाएं कार्यक्रम में के रूप में ठीक है, तो ये है, इन्हें 1975 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 1975 में आंगनबाड़ी को शुरू किया गया था, 1975 में। ठीक है जी, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12th नंबर, जो भी समझ में ना आए ना, ठीक है, जो भी चीजें आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट देखता देखता हूँ लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद, तो सभी लोगों को बता। तो चलिए, मम्स का उद्भव काल बताना है आप लोगों को, मम्स का उद्भव काल बताना है, उस्मायन अवधि। ये उद्भव काल क्या होता है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, तो संक्रमण के बाद रोग के लक्षण दिखने लगने वाला समय, यह एक बैक्टीरिया को निगलने और लक्षण शुरू होने के बीच का समय होता है। तो मंथ का उद्भव काल क्या हो जाएगा यहाँ पे 12th का बताइए, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, कितना होता है 18 दिन। ठीक है, कई जगह आप लोगों को 16 से 18 दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, और कितने, ठीक है, 18 से, सॉरी 18 हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यदि आपको 16 से 18 दिया होता, 16 दिया होता तो 16 लगाते हैं, 18 नहीं दिया होता तो 16 से 18 के बीच लगाएंगे, मम्स का उद्भव काल होता है। आगे बढ़िए, अंडर 5 क्लिनिक का केंद्रीय प्रतीक क्या व्यक्त करता है, तो केंद्रीय प्रतीक जो है क्या व्यक्त करता है आप लोगों को बताना है। परिवार नियोजन में केंद्रीय जो होता है, ठीक है, सभी लोग बताइए एक बार। ठीक है, जो बीच में होता है क्या करता है, क्या सॉरी करता है अंडर 5 क्लिनिक में, तो ये करता है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग को। ठीक है, क्या इसको निर्देशित करता है, तो परिवार नियोजन को करता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्वास, देखिए यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ठीक है, कुछ दिन में आप लोगों को सही हो जाएगा, अच्छे तरीके से लिखने लगूंगा इसमें मैं। ठीक है, पेन के माध्यम से, तो पेन अभी है नहीं। ठीक है, तो ऐसे पेन अभी सही से यूज नहीं हो पा रहा है, पेन के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से लिखने लगूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या 5 त्रिभुज होते हैं ना, कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 त्रिभुज पूरे होते हैं। तो बीच वाला जो भाग पूछा जा रहा है, तो अंडर 5 क्लिनिक में बीच वाला भाग जो है परिवार नियोजन को दर्शाता है। परिवार नियोजन का मतलब क्या है, तो गर्भधारण को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय होता है। इसमें गर्भ निरोधक, प्रजनन उपचार, बांझपन का इलाज शामिल होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जलती सिगरेट से निकलने वाले कई रसायन होते हैं, तो कैसे होते हैं बताइए। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, हानिकारक होते हैं, कैंसर कारक होते हैं, अज्ञात होते हैं, या अतिरिक्त राइटिंग होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे, कैंसर कारक होते हैं। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, कैंसर कारक बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कैंसर कारक होते हैं। आप लोगों को एड में भी दिखाई जाता है। ठीक है, कि सिगरेट जानलेवा हो सकता है, सिगरेट से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, एड में भी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जल्दी सिगरेट से निकलने वाली रसायन जो होती हैं वो कैंसर के कारण होते हैं। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र प्रथम बार किसके द्वारा वर्णित किया गया था, तो जीवन चक्र सबसे पहले किसके द्वारा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा, रॉबर्ट कोच लुइस पास्चर के द्वारा,
या विलियम ठीक है सॉरी बेंटिंग व वेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र प्रथम बार किसके द्वारा वर्णित किया गया था, सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन हो जाएगा रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ठीक है जी, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा ठीक है वर्णित किया गया था। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश सेना सर्जन थे, उन्होंने कब किया था, तो 1897 में, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1897 में उन्होंने इसको जीवन चक्र को पहली बार वर्णित किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़े। मलेरिया क्या है, तो परजीवी प्लाज्मोडियम वंश के होते हैं। मलेरिया परजीवी क्या होते हैं, जो मच्छर यानी कि क्यूलिसिन मच्छर होते हैं ना, ठीक है, लक्स मच्छर, तो वो क्या होते हैं, तो प्लाज्मोडियम वंश के होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है। रोनाल्ड रॉस के बारे में आप लोगों को बताना है इन्हें क्या, तो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा कब, 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रॉबर्ट कोच क्या है, तो रॉबर्ट कोच एक सूक्ष्म इन्होंने, चलिए तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताया गया पहले से भी, ठीक है। चलिए तो इसका बताइएगा, रॉबर्ट कोच ने किसका खोज किया था, लुइस पास्चर ने किसका किया था, एंड बेंटिंग एंड वेस्ट ने किया, किसने किसका किया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ये मैंने पहले बता चुका है आप लोगों को, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑफलाइन क्लास खत्म होने के बाद जो लोग वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे आप लोग, और अपना स्कोर भी बता के जाएंगे। धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए, बाय बाय, टेक केयर।